जय हिंद बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स आपको पढ़ाए थे और उनके फंक्शंस वगैरह आपको बताए थे, जहाँ से एक नंबर के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 और आप ध्यान रखेंगे कि इस लेक्चर से लेकर के अंत तक बायो इनऑर्गेनिक के हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा मुझे। आइए शुरू करते हैं मेटेलोपोरफायरिन से। सो दीज आर द मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक है और मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इन विच अ मेटल कैटायन इज कोऑर्डिनेटेड टू 4 नाइट्रोजन एटम्स इन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द कैविटी ऑफ द पोरफायरिन रिंग। The porphyrin rings are derivatives of porphine molecules या porphine molecules, and these porphines are macrocyclic rings made of 4 pyrrole rings linked together through methane bridges। ये आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है पोरफाइन या पोरफीन मोलिक्यूल है ये, ठीक है। यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ 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 सारी जगह बाहर की तरफ हाइड्रोजन्स हैं, तो इसको बोलते हैं पोरफीन मोलिक्यूल। अगर इसकी कैविटी के अंदर, कैविटी देखिए ये वाली, यहाँ पर मेटल अगर आ गया तो ये बन गया मेटेलोपोरफिन या मेटेलोपोरफिन। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन आप दोबारा अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए 4 नाइट्रोजन एटम से बाइंड करने की बात करी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अगले वाली स्लाइड में देखिए मेटल जो है 4 नाइट्रोजन से बाइंड हो चुका है। दैट्स वाई वी आर सेइंग मेटेलोपोरफिन। तो अब देखिए मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, काफ़ी बड़ा है, आपने देखा अभी साइक्लिक है, मेटल कैटायन बीच में है और 4 नाइट्रोजन से बाइंड हो चुका है स्क्वायर प्लैनर टाइप ज्योमेट्री में या कैविटी में कह लीजिए। द पोरफायरिन रिंग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ पोरफिन मोलिक्यूल। तो पोरफायरिन पे तो अभी हम जाएंगे, अभी मैंने आपको पोरफिन मोलिक्यूल दिखाया था, और जो पोरफिन मोलिक्यूल है वो भी क्या है, एक तरह का मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, पायरोल रिंग है, उसमें भी 4 यानी कि 4 नाइट्रोजन है और मिथेन ब्रिजेस से वो जुड़ी हुई होती हैं। मिथेन नहीं है ये, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पढ़ते हैं अब हम, when 4 pyrrole rings of porphine carry substituents other than hydrogens, these are called as porphyrins। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिंग के बाहर हाइड्रोजन्स हैं तो उसको बोलेंगे हम, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, रिंग के बाहर अगर केवल हाइड्रोजन्स हैं यहाँ 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 सारी जगह, तो पोरफाइन या पोरफिन मोलिक्यूल है ये, और अगर कोई और सब्सटीट्यूएंट आ गया तो उसको बोलेंगे पोरफायरिन्स। पोरफायरिन्स आर मैक्रोसाइक्लिक टेट्रापाइरोल सिस्टम्स विद कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स along with various groups other than hydrogen substituted at periphery of the rings। रिंग के पेरिफेरी पर हाइड्रोजन की जगह कुछ और मोलिक्यूल्स आकर के लग गए हैं, ठीक है, कुछ और सब्सटीट्यूएंट आकर लग गए हैं, और ये ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इनमें सिस्टम होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करैक्टरिस्टिक इनकी हो सकती है। साइज जो अंदर की कैविटी का रहता है पोरफायरिन रिंग का, वो लगभग 0.201 नैनोमीटर रहता है, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स या लाइटर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इस कैविटी में समा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हीम है, आयरन 2 पोरफायरिन विच इज़ प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, दोनों में ये होता है। देखो हीमोग्लोबिन में तो आपको समझ में आ रहा है हीम से, हीम या हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में भी ये होता है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। मायोग्लोबिन में केवल एक हीम होता है, ओनली 1 हीम इज़ देयर, और हीमोग्लोबिन में 4 होते हैं, 4, ठीक है।
ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन चेन से है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और हीम जो है आपके सामने है, ये आपके सामने हीम है, ठीक है। आयरन प्रोटोपोरफायरिन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रोटॉन यहाँ से चला गया है, 2 नाइट्रोजन का, तो इसलिए बोलेंगे आयरन प्रोटोपोरफायरिन। आयरन बीच में है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप ग्रुप लगे हुए हैं, ये मिथाइल ग्रुप है। इसमें एक चीज़ जो आपको ठीक कर लेनी है वो ये है कि ये वाला CH डबल बॉन्ड CH2 ये सब्सटीट्यूएंट यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, इंटरचेंज करना है। ऐसे ये वाला यहाँ लगाइएगा और ये वाला यहाँ लगाइएगा, इंटरचेंज कर लीजिएगा। यानी कि इसको आप ऐसे बना दो, इसको काट दो यहाँ से, ठीक है, और इसको भी आप ऐसे बना लीजिए और इसको काट दीजिए। तो ये एकदम सही स्ट्रक्चर इस वक्त आपके सामने है। हालांकि मैंने ये कैमड्रा से बनाया था, लेकिन यहाँ पे ये गलती है, क्योंकि बुक में ये वाला स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको शो किया है, और इंटरनेट पर भी यही मिलता है। तो ये ओके है स्ट्रक्चर। तो ये हीम का स्ट्रक्चर है, आपको याद होना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए आपको, तभी बात बनेगी पेपर में। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको याद रखना चाहिए कि Mg इज़ द सेंट्रल एटम, और वही 4 पायरोल रिंग्स हैं, उन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अब। आयरन पोरफायरिन्स हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ से, जो आज हमने शुरू किया है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुके हैं, और जब तक ये बायो इनऑर्गेनिक चलेगी अब, तब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने आते रहेंगे, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर्स हैं, दोनों ह्यूमन बॉडी में मिल जाते हैं, ठीक है। मसल्स में मायोग्लोबिन मिलता है, और जो बाकी का जो बॉडी पार्ट है, ब्लड वगैरह, वहाँ जो हमारे RBCs रहते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और आयरन की कमी से क्या बोलते हैं हम? अनीमिया हो जाता है। मायोग्लोबिन इज़ अ स्मॉल, ये छोटा है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, सेल के अंदर मिलता है, वर्टिब्रेट मसल्स में, हमारे मसल्स में मिलता है। हीमोग्लोबिन जो है बड़ा है, देखो मैंने बताया था आपको, हीमोग्लोबिन में 4 हीम मिलते हैं, मायोग्लोबिन में 1 हीम मिलता है। तो हीमोग्लोबिन लार्ज है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ RBCs, और इन दोनों के अंदर ही आयरन होता है, याद रखिएगा। फंक्शंस क्या हैं ये तो आपको पता ही होंगे। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन लंग्स से ले लेता है, हम सांस के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक, वहाँ से जो टिश्यूज़ कनेक्टेड हैं, सेल्स, जो ब्लड आ रहा है वहाँ, यानी कि वो जो हीमोग्लोबिन उन सेल्स में होता है, RBCs में, उस ब्लड में होता है, वो इस ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी तक। अब मायोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और कैसे करता है वो डिटेल में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टोर करके रख लेता है एनर्जेटिक प्रोसेसेस के लिए, यानी जिन प्रोसेसेस में एनर्जी लगेगी वहाँ उन प्रोसेसेस के लिए ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लेता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो मिल जाती है। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं रही। इट यूजेज सम ऑफ इट्स अमीनो ग्रुप्स टू फिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ट्रांसपोर्ट्स इट बैक टू लंग्स। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ चुका होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ये अपने कुछ अमीनो ग्रुप्स का इस्तेमाल करके जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है बॉडी में, उसको फिक्स करता है, यानी उसे बाहर निकालने में मदद करता है, लंग्स तक लेकर आता है, और फिर आगे लंग्स अपना काम करते हैं। अब देखिए, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। ये एक हीम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक हीम का, और आपको बता दिया मैंने मायोग्लोबिन में 1 ही हीम होता है, और हीमोग्लोबिन में 4 होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आप ये 1 बना सकते हैं, ठीक है। लिखित में आप लिखने में मतलब आप बता सकते हैं कि 4 हीम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो आप 1 ही हीम का दिखाएंगे ना, तो यही स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। तो बीच में देखिए आयरन रहेगा, और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को बाइंड होता हुआ भी दिखा रखा है आयरन के साथ, और नीचे जो है ये इमिडाजोल रिंग है, ये
इस व्यू में जो हम मोबाइल पे देख पा रहे हैं थोड़ा इधर उधर चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। यस, थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, ये आप एक बार बुक से भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आयरन जो है मिड से थोड़ा लेफ़्ट की साइड चला गया, लेकिन ये आयरन मिड में रहेगा, ये NH यहाँ रहेगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार किताब भी चेक कर लीजिएगा, मेरा काम मेनली समझाने का है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जब बाइंड नहीं करती तो यहाँ पर वाटर रहता है, वीकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। एक तरह से ये पेंटा कोऑर्डिनेट ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि पानी जो है छठी साइड पे, देखिए एक साइड ये है नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन ये, 3 4 5वां नाइट्रोजन ये, तो छठी पोजीशन जो है लगभग आप खाली कह सकते हैं, या वाटर रहता है वहाँ। लेकिन जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हम डिटेल में करने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मायोग्लोबिन इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल प्रोटीन, बताया था आपको, मोलिकुलर वेट इसका 17,000 के आसपास ही रहता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इसके पास, ग्लोबिन बोलते हैं जिसको, ठीक है। ग्लोबिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एक प्रोटीन है। ये बस एक ही है इसके पास, एक ही प्रोटीन चेन विद 1 हीम ग्रुप, एक ही हीम ग्रुप है इसके पास। ये इस प्रोटीन चेन के, मान लीजिए ये प्रोटीन चेन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? हीम है। प्रोटीन चेन ने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है, इसको घेर रखा है। द पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ 150 to 160 अमीनो एसिड। तो जो ये प्रोटीन चेन है इसके अंदर 150 से 160 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, फोल्डेड ओवर द सिंगल हीम ग्रुप, एक ही हीम ग्रुप के ऊपर वो घेरे हुए हैं, उसको उसके ऊपर लिपटे हुए हैं, ठीक है। तो हीम क्या है? इट इज़ पोरफायरिन डेरिवेटिव, आपको बताया था। 4 पायरोल ग्रुप्स होते हैं joined by methane bridges. The iron 2 atom present at center of heme is bonded by 4 porphyrin nitrogen atoms and 1 nitrogen atom from imidazole side chain of histidine residue. तो नीचे की तरफ जो दिखाया था आपको, ये क्या है? हिस्टिडीन है। ये क्या है? हिस्टिडीन है। और ये जो है, ये पर्टिकुलर रिंग क्या है? इमिडाजोल है, ठीक है। तो हिस्टिडीन का एक पार्ट है जिसको बोल रहे हैं हम इमिडाजोल रिंग, उस इमिडाजोल के नाइट्रोजन के साथ भी आयरन जुड़ा हुआ है। और ये हिस्टिडीन किसका पार्ट है आगे? यस, इट इज़ द पार्ट ऑफ लॉन्ग प्रोटीन चेन ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज। हीमोग्लोबिन देखते हैं, ये लार्जर प्रोटीन है, मोलिकुलर वेट इसका 64,500 है, उसका 17,000 के आसपास था। 4 सब यूनिट होती हैं इसमें, मैंने बताया था आपको। उसमें एक ही होती है मायोग्लोबिन में, इसमें 4 होती हैं, विच कंटेन्स 1 हीम ग्रुप एसोसिएटेड विद 1 प्रोटीन चेन ग्लोबिन। यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा बना के देखना चाहें तो यस, मैं एक काम करता हूँ। ये मान लीजिए एक प्रोटीन चेन बनाया है, ये दूसरा बनाया मैंने, ये तीसरा बनाया मैंने, ये चौथा बनाया मैंने, ठीक है। 4 मैंने प्रोटीन चेन बनाए। अब ये काम करते हैं कि हर एक के लिए एक एक हीम बना लेते हैं। एक हीम यहाँ इसके अंदर, 2 3 4, ठीक है। बड़े आसानी से समझने के लिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो अब आपके सामने 4 हीम हैं जो कि ग्रीन से शो कर दिए मैंने, और हर एक हीम ग्रुप जो है उसको बांधा हुआ है या उसके ऊपर लिपटा हुआ है क्या? प्रोटीन चेन, ठीक है। तो लगभग इसी तरह से रहेगा। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का काम किया है आपको, ठीक है बच्चों। अब देखिए पढ़ते हैं आगे। 4 सब यूनिट हैं, एक हीम ग्रुप है, प्रोटीन चेन है जिसको ग्लोबिन कहते हैं। 1 हीम ग्रुप विद इट्स प्रोटीन चेन इज इक्वल टू 1 सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने 4 बनाई थी ना, 4 सब यूनिट बनाई थी, ठीक है। तो एक हीम ग्रुप और उसका प्रोटीन चेन एक सब यूनिट कहलाता है। तो मैंने अभी अभी आपको चारों सब यूनिट बना के दिखाई थी। तो उस चारों सब यूनिट एक तरह से सिमिलर हैं बट नॉट आइडेंटिकल। 2 सब यूनिट तो बनाती हैं अल्फा चेन्स ऑफ 141 अमीनो एसिड्स एंड अदर 2 फॉर्म बीटा चेन्स ऑफ 146 अमीनो एसिड। तो ये सिमिलर तो हैं बट आइडेंटिकल नहीं हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन डज नॉट मैच
बट दे मैच इन कोइलिंग ऑफ चेन्स दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। जो सीक्वेंस है ना अमीनो एसिड की वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की, जबकि दोनों के पास हीम भी है, प्रोटीन चेन भी है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मैच नहीं करती है, लेकिन कोइलिंग मैच करती है। कोइलिंग से मेरा मतलब जो ऐसे मैंने प्रोटीन चेन की कोइलिंग बनाई है, या जिसको टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं प्रोटीन का, वो इनका मैच करता हुआ दिखाई देता है, बट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मैच नहीं करती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन Fe2 एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर दैट इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि छठी पोजीशन को या तो आप खाली समझ लें, ठीक है, या वीकली कोऑर्डिनेटेड समझ लें पानी के द्वारा, H2O का मॉलिक्यूल वहाँ रहेगा। तो 4 नाइट्रोजन होते हैं जिनसे ये बाइंड किए हुए होता है पायरोल रिंग्स के। 5वीं नाइट्रोजन इमिडाजोल रिंग की होती है जो कि प्रोटीन चेन का ही पार्ट होता है। और इन दीज कॉम्प्लेक्सेस 6th पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय वीकली बॉन्डेड वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इन सच मॉलिक्यूल्स आर यूजली कॉल्ड एज डीऑक्सी मायोग्लोबिन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी का मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, पानी है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के पास भी ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सी मायोग्लोबिन यानी मायोग्लोबिन के पास भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम डी डाल देते हैं। डी का मतलब वो चीज़ नहीं है। When 6th position is trans to histidine is occupied by oxygen, then these are called as oxymyoglobin and oxyhemoglobin। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। मैंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाए, यस दिस वन, ऑक्सीजन जब बाइंड कर जाएगी तो छः की 6 पोजीशन इसकी भर गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 6 की 6 पोजीशन से आयरन बाइंड कर गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा वो बता दिया, उसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया। जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है तो आयरन बिल्कुल कैविटी में प्रवेश कर जाता है, अंदर चला जाता है। अदरवाइज़ वो थोड़ा ऊपर रहता है। कैसे रहता है, कैसे अंदर जाता है, वो सारा मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले रोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में आप एक चार्ट बना सकते हैं जो आपके सामने है। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे पहले लंग्स हैं, ये हमारा ब्लड है, और आगे जाके मसल्स हैं। तो लंग्स में से हमने क्या किया, ऑक्सीजन का 100 टोर यानी पूरा पार्शियल प्रेशर अच्छा खासा है, ऑक्सीजन बहुत सारी है, हमने उसको इनहेल किया। वो लंग्स से कहाँ चली गई, फिर हीमोग्लोबिन के पास, और हीमोग्लोबिन बाइंड कर गया, उसने क्या बना दिया, HbO2। उसने क्या बना लिया, HbO2 बना लिया। और HbO2 यहाँ हमने दिखा दिया ब्लड के थ्रू इधर उधर चल रहा है। और इस ऑक्सीजन को किसने ले लिया, यहाँ से मायोग्लोबिन ले लिया, तो MbO2 बन गया। अब रेस्पिरेशन के दौरान ये MbO2 जो है ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगी, जो ग्लूकोज हम लेते हैं, खाना खाते हैं जो हम, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है उसको तोड़ने का काम करती है, और वहाँ से बनता है CO2 एंड H2O, और कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। अब CO2 जो बन गई है उसको बाहर भी निकालना है। ठीक है, तो CO2 को मसल से ब्लड में लेके आ गए, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में क्या होगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होगा और बनेगा HCO3 - H+, ये बनेगा बाइकार्बोनेट आयन, और एक H+ आयन बनेगा। अब साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये H+, ये हीमोग्लोबिन जो खाली बच गया था ये ले ले और H+ बना दे, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि H+ दोबारा HCO3- को दे दे। ये सब कुछ हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, ब्लड में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या बनेगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना H2CO3, और ये इस फॉर्म में भी रह सकता है, आयंस की फॉर्म में, क्योंकि ब्लड में आयंस की फॉर्म में रह सकता है। और अब देखिएगा दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, इस HCO3- प्लस H+ से क्या निकाल देगा, पानी, H2O बाहर, तो बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स जो है हमारे बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो बड़ा आसान सा चार्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं मसल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर 20 से 30 टोर रह जाता है, इसलिए बड़ी आसानी से जो मायोग्लोबिन है ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कैप्चर कर लेता है
ऑक्सी मायोग्लोबिन बन जाता है, और हीमोग्लोबिन का क्या बन जाएगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या बन जाएगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चार्ट है जो कि आपको बनाना चाहिए एग्जाम में अगर रोल वगैरह आता है। आगे देखिए, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। देखिए ऑक्सीडेशन तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन में ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन वहाँ ऐड हो, इट इज़ जस्ट वी कैन से ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ऐड भी हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक तरह से वो करवाएगी, बट उसके बिना भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सो दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजनेशन में तो ऑक्सीजन का ऐड होना ही होता है, ठीक है। तो हम कुछ और चीज़ें अब गहराई में पढ़ने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से आप सुनते रहिएगा, ठीक है। इन हीमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, but if protein chain is removed then heme group will get oxidized by oxygen and iron go in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोटीन चेन आयरन को बचाए हुए है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रखे हुए है। अगर हम प्रोटीन चेन को हटा दें, जो कि हम लैब में किसी लैब में कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मान लीजिए प्रोटीन चेन हटा दें, तो क्या होगा, आयरन तुरंत +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म म्यू ऑक्सोडाइमर कंटेनिंग 2 आयरन 3 एटम्स। आयरन +3 में चला गया और जो स्ट्रक्चर बनेगा एक तरह से ये वाला बनेगा, Fe3O Fe3। Fe जो है +3 में चला गया। द हीमोग्लोबिन इज प्रोटेक्टेड बाय हाइड्रोफोबिक प्रोटीन चेन अराउंड Fe2 from the approach of larger molecules and hence prevent its oxidation। यहाँ पे दोबारा वही बात की गई है कि जो हीमोग्लोबिन है या आयरन जो है वहाँ पे +2 स्टेट में रहता है, उसको +2 स्टेट में रखने के लिए, उसे बचाने के लिए ऑक्सीडेशन से, उसके चारों तरफ कौन घेर के रखता है उसको, प्रोटीन चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन उसको घेरे रखता है। तो इससे लार्जर मॉलिक्यूल्स उसके पास नहीं आ पाते, ठीक है, और वो उसकी ऑक्सीडेशन से उसको बचा लिया जाता है। अगर नहीं बचा सके तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सोडाइमर बन जाएगा, ये वाला Fe3O Fe3, ठीक है। दोनों पास पास वाले 2 यूनिट जो थे ना, टोटल तो 4 थे, मान लीजिए 4 यूनिट है तो उनके 2 Fe, 2 किसी भी 2 सब यूनिट के 2 Fe आपस में इस तरह से बाइंड कर सकते हैं, Fe3O Fe3। अब देखिए, हाइड्रोफोबिक चेन आल्सो प्रिवेंट्स सोल्वेशन ऑफ आयन्स। एक तरह का आयन है Fe2, तो सोल्वेशन भी नहीं होने देगा ये चेन, जो हाइड्रोफोबिक चेन है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है, हाइड्रो यानी पानी के लिए अट्रैक्शन, और फोबिक का मतलब है दूर भगाना, तो पानी को दूर भगाने का ये काम करेगा, ठीक है। तो सोल्वेशन भी नहीं होने देगा। हाउएवर Fe2 ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3 अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अगर कंट्रोल कंडीशन में हम ये कराएंगे तो ये हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में मायोग्लोबिन का बन जाएगा मेट मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का बन जाएगा मेट हीमोग्लोबिन। These Fe3 proteins are responsible for brown color of old meat and dried blood। ब्लड अगर सूख जाएगा तो वो लगभग ब्राउन से कलर का हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है। और जो ओल्ड मीट दुकानों पे पड़ा पड़ा ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया, कहीं दिन बीत गए हैं, वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ क्या हो जाता है, Fe2 Fe3 में पहुँच जाता है, ठीक है, Fe2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन उसके पास नहीं है, एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन यानी मायोग्लोबिन के पास भी ऑक्सीजन नहीं है। व्हेन आयरन इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड, मैंने आपको बताया था कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड रहता है क्योंकि 5वीं पोजीशन लगभग खाली है, वहाँ एक पानी है जो वीकली कोऑर्डिनेटेड रहता है। तो जब लिगेंड फील्ड वीक है, ठीक है, जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड आयरन है और लिगेंड फील्ड जो है वीक है, इट्स साइज इज लार्ज and it remains above the central hole या cavity forming a dome shaped structure that is square pyramidal geometry। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए पहले। तो इस तरह से ये इससे बाहर रहेगा, आयरन का जो साइज है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये इस होल में नहीं रहेगा, होल से ऊपर रहेगा, और इसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, कुछ इस प्रकार की रहेगी बच्चों।
ये देखिए, ये नाइट्रोजन भी नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ ही है, यानी कि चारों नाइट्रोजन नीचे की तरफ है, आयरन ऊपर है। आयरन ऊपर है बच्चों, नाइट्रोजन नीचे हैं, यानी कि एक ही प्लेन में ये नहीं है, इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ये ऊपर इमिडाजोल दिखा रखा है जो आपको पहले ही बताया था। अब ये क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ये फिलहाल आपने क्या देखा है कि फिलहाल आपने ये देखा कि ये नाइट्रोजन जो है नीचे की तरफ है चारों, ठीक है, आयरन ऊपर की तरफ है, तो डोम शेप बन रहा है, एक डोम शेप बनने लग रही है। तो अभी आपने ये देखा है, ठीक है। आइए दोबारा देखते हैं। तो लिगेंड फील्ड जो है वीक है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन आया नहीं है इसके पास, तो आयरन का इस केस में साइज जो है बड़ा रहेगा। इट रिमेन्स अबव द सेंट्रल होल कैविटी फॉर्मिंग अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाई आपको। कॉन्फ़िगरेशन रहेगी T2G4 EG2। आपको बता ही रखा है मैंने कि T2G 3 होते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, और इनको अगर हम फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो T2G में कितने आ गए बच्चों 4, EG में कितने आ गए 2। क्योंकि वीक फील्ड है, अभी तक लिगेंड जो है वो वीक है, तो पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी, इसलिए EG में भी इलेक्ट्रॉन गए। इन दिस डोम शेप्ड कन्फिग्रेशन डिस्टेंस बिटवीन आयरन एंड नाइट्रोजन इज अबाउट 218 पिकोमीटर इन हाई स्पिन। हाई स्पिन में आपके सामने है ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया ये। तो ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये अभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, EG में भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। लिगेंड फील्ड वीक है, इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पेयरिंग नहीं हो पा रही। और आयरन का जो साइज है इस वक्त वो थोड़ा लार्ज रहेगा, इसलिए वो उस कैविटी में नहीं जा पा रहा। अभी तक हमने इतना समझा, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है 218 पिकोमीटर बन रहा है, क्योंकि आयरन कैविटी से बाहर है। जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी आयरन के साथ, तब क्या होगा, तब ये कैविटी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा उसके अंदर। कौन, आयरन। दिस हैपन्स बिकॉज लिगेंड फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऑक्सीजन के आने से लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन देखिए, T2G पूरा भर जाएगा, यानी कि पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए हैं, ठीक है। EG 0 रह जाएगा, साइज आयरन का थोड़ा छोटा हो जाएगा इस बार, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, तो स्प्लिटिंग भी होगी, वहाँ से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी और पेयरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। लिगेंड्स पास पास आ जाएंगे, साइज आयरन का छोटा हो जाएगा, ठीक है। और आयरन का साइज छोटा हो जाएगा बच्चों इस केस में, तो आयरन कहाँ कर जाएगा स्लिप, कैविटी में स्लिप कर जाएगा। और अब जो आयरन का जो डिस्टेंस था नाइट्रोजन से, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आयरन का ये वाला स्ट्रक्चर, आयरन जो है अब नाइट्रोजन के साथ एक ही प्लेन में आ गया है बच्चों, एक ही प्लेन में। ऑक्सीजन नीचे बाइंड कर दी, ऊपर तो इमिडाजोल है, हमने ये दिखाया है। पहले ये एक ही प्लेन में नहीं थे बच्चों, अब ये एक ही प्लेन में आ गए हैं, ठीक है। और ऐसे में डिस्टेंस कितना रह गया है आयरन और नाइट्रोजन का, 200 पिकोमीटर, ठीक है। किसी भी नाइट्रोजन के बीच में कितना डिस्टेंस रह गया है यहाँ, ये वाला मान लीजिए, ये वाला पहले 218 था अगर, तो अब ये कितना रह गया है, 200 रह गया है, कम हो गया है डिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे आयरन ऊपर की तरफ है कैविटी से, एक प्लेन में नाइट्रोजन के साथ नहीं है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ रहा है। नाइट्रोजन से आयरन का डिस्टेंस 218 है, और यहाँ पे ये 200 ही रह जाएगा, 200 पिकोमीटर रह जाएगा, क्योंकि सभी नाइट्रोजन और आयरन अब एक ही प्लेन में आ गए हैं। आयरन जो है कैविटी में पहुँच चुका है, पहले आयरन कैविटी में नहीं था, कैविटी के बाहर था, उसका डिस्टेंस ज़्यादा था, क्योंकि EG में भी इलेक्ट्रॉन थे जो कि रिपल्शन करते हैं। बाद में EG में 0 रह गया, ठीक है, ऑक्सीजन के आने के बाद पेयरिंग शुरू हो गई। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप पढ़ चुके हैं,
ये सारा आपको पहले सेमेस्टर्स में पढ़ाया गया है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ही आप लोगों को पढ़ा रखी हैं। सारे वीडियोस लेक्चर वो यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, अगर आपको कोई भी देखना हो आप देख सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वगैरह अगर आप भूल रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है बच्चों, ठीक है। अदरवाइज़ इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो कैविटी से बाहर था, बाद में वो कैविटी के अंदर आ गया है। ओके, तो आइए आगे मूव करते हैं। ये भी दिखा देता हूँ आपको कि प्रोटीन चेन है, ये एक स्प्रिंग की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो आयरन है हमारे पास वो कैविटी से बाहर है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया। ये पोरफायरिन होल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? पोरफायरिन होल। और प्रोटीन चेन हमने स्प्रिंग की फॉर्म में दिखा रखा है बच्चों। और आयरन जो है साइज उसका बड़ा है, तो पोरफायरिन होल में यानी कि नाइट्रोजन्स के बीच में जो कैविटी है वहाँ ये एंट्री नहीं ले पा रहा, यहाँ पर ये एंट्री नहीं ले पा रहा, इसका साइज बड़ा है। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए, ऑक्सीजन के साथ जब इसकी बाइंडिंग हुई, ऑक्सीजन जब वहाँ पहुँचा तो ये आयरन अंदर की तरफ चला गया, ये उस कैविटी में चला गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर ये सीधा था और यहाँ पे कहीं ना कहीं अब एक टेंशन सी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। एक तरह का एक स्ट्रेन आ चुका है, ठीक है। और जैसे ही आयरन इसके अंदर जाएगा, क्योंकि एक यूनिट बच्चों मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ वन ये है, और इनके अंदर हम क्या दिखा रहे हैं? हीम, दूसरा हीम, तीसरा हीम, चौथा हीम। तो मैंने 4 हीम भी दिखा दिए, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन भी दिखा दिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैं इसको मिटो रहा हूँ। तो ये एक हीम आपके सामने है, मान लीजिए, ठीक है। एक हीम आपके सामने है, आयरन जो है बाहर है। जैसे ऑक्सीजन मिली उसे, वो कैविटी के अंदर दाखिल हो गया, प्रवेश ले गया, ठीक है। एक ही प्लेन में सब नाइट्रोजन्स और आयरन आ चुके हैं और एक तरह का स्ट्रेस जनरेट हुआ है। तो एक तरह की टेंस्ड स्टेट है, ये टेंस्ड स्टेट बनी है। पर जैसे ही आयरन एंटर करता है, टेंस्ड स्टेट जो स्ट्रेन था वो भी टूट जाता है, ठीक है। साल्ट ब्रिजेस होती हैं यहाँ पे, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे ही वो टूटते हैं एक तरह का रिलैक्सेशन उसे मिलता है। तो जैसे ही एक आयरन अंदर एंट्री लेता है, एक यूनिट का आयरन एंट्री ले गया, तो दूसरी यूनिट की आयरन की भी एंट्री अंदर हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग उसकी भी इजीली हो जाएगी, और तीसरी की और इजीली हो जाएगी, और फिर चौथे की और इजीली हो जाएगी, ठीक है। बस एक बार पहले की होनी चाहिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सबका नंबर लग जाता है। अब देखिए, द ड्रॉपिंग ऑफ आयरन इनटू द प्लेन ऑफ पायरोल रिंग्स causes strain in protein chain, ठीक है। दोबारा देखिए, द ड्रॉपिंग ऑफ आयरन इनटू द प्लेन ऑफ पायरोल रिंग्स causes strain in the protein chain, and the strain is transferred from porphyrin hole to protein chain and then to other sites। ये आपने देखा भी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ देखिए एक तरह का स्ट्रेन आ गया है और सभी कनेक्टेड हैं आपस में, यूनिट्स, सब यूनिट्स। तो एक स्ट्रेन दूसरी यूनिट तक जा सकता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, होल से प्रोटीन चेन और फिर अदर साइट्स तक। दिस कॉजेज ईजी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एट सेकेंड हीम साइट एंड देन थर्ड एंड लास्टली एट फोर्थ हीम साइट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक के जुड़ने के बाद दूसरे का ईजी हो गया है, दूसरे के जुड़ने के बाद तीसरे का और ईजी हो गया है, और तीसरे आयरन और ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद चौथी जो सब यूनिट है वहाँ पे आयरन का ऑक्सीजन से जुड़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर फर्स्ट हीम ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो पहली बार जब ऑक्सीजन आयरन के साथ बाइंड करता है तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू 5 से 60 तक रहती है।
और फोर्थ वाले की देखिएगा 3000 से 6000, तो कितनी ज़्यादा के की वैल्यू हो गई है। देखिए के की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है चौथे वाला जो रिएक्शन है आयरन ऑक्सीजन का, जो बाइंडिंग होने लग रहा है बच्चों, डैट बिकम्स वेरी 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 ईजी, बहुत जल्दी हो जाएगा वो। के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है 3000 to 6000, यहाँ से समझ में आता है हमें। एट टिश्यू लेवल रिवर्स कोऑपरेटिव इफेक्ट कैन अकर एंड ऑल ऑक्सीजन्स आर रिलीज्ड। तो टिश्यू लेवल पे क्या होगा, जब उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, तब क्या होगा, रिवर्स कोऑपरेटिविटी इफेक्ट होगा। ऑक्सीजन जब हमें यूज़ करनी है तो वहाँ से एक से निकलेगी, यूज़ होगी तो एक से निकलेगी तो दूसरे से निकलेगी, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। तो ये टिश्यू लेवल पे ये भी चीज़ होती है कि बड़ी जल्दी से फिर ऑक्सीजन से निकलना भी शुरू करती हैं जब यूज़ के लिए चाहिए तब, ठीक है। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन फंक्शंस एंड कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। अब देखिए हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया था, और कैरी करता है इसको टिश्यूज तक, वेयर हीमोग्लोबिन हैव लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ड्यू टू लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। टिश्यूज में जैसे ही हीमोग्लोबिन पहुंचता है ऑक्सीजन को लेके, वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है कम, 20 से 30 टोर के आसपास। तो ऐसे में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो मेल था वो टूट जाएगा, उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन मायोग्लोबिन के पास एक ही हीम यूनिट होती है, तो वहाँ पर अट्रैक्शन ऑक्सीजन के लिए 100% रहने वाली है, वो उस ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, ठीक है। मायोग्लोबिन हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन इन टिश्यूज, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जस्ट वन हीम यूनिट इन हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में एक ही यूनिट होती है। सो मायोग्लोबिन कैन स्टोर ऑक्सीजन एज वेल, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। देखिए लास्ट लाइन दोबारा देखिएगा, मायोग्लोबिन स्टोर करता है ऑक्सीजन को, डेफिनेटली हमने पढ़ रखा है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। दोनों फंक्शन याद रखिएगा, स्टोर भी कर सकता है और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर सकता है मसल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है हमें, रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद मायोग्लोबिन कैन बी शोन एज, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ता है तो मायोग्लोबिन उसे पकड़ लेता है, तो रिएक्शन होगा Mb+O2 MbO2 बन जाएगा। ये रही फर्स्ट। अब यहाँ से K निकाल लीजिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, P से डिनोट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेट अस यूज अ टर्म थीटा। थीटा क्या है, फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन विच रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मायोग्लोबिन प्रेजेंट एज MbO2 टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। तो थीटा क्या है, ये बताता है कि कितने मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिल गया है, ठीक है। मान लीजिए 100 मोलिक्यूल्स हैं टोटल मायोग्लोबिन के, कितने हैं, 100 मायोग्लोबिन हैं, उसमें से 40 को मिल गया है, तो 40 तो बन गए हैं MbO2, लेकिन टोटल कितना है मायोग्लोबिन, अब जो बच गया है 60 मायोग्लोबिन Mb की फॉर्म में, प्लस 40 तो है ना MbO2 की फॉर्म में, तो ये भी लेना पड़ेगा, यानी कि यही वाला। दोबारा देख लीजिए, 100 मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, 40 बन गए हैं MbO2, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए हैं, तो 60 तो रह गए ना Mb, तो टोटल MbO2 कितना 40 है, जो कि डिवाइड बाय एक जो मायोग्लोबिन बच गए हैं 60, ये 60 बच गए हैं, प्लस और 40 ये वाले MbO2, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मैंने लिखा थीटा का। और अब आपने इस एक्सप्रेशन का थर्ड वाले का और इस सेकंड वाले का यूज़ करके ये K निकाल लेना है, ये आ जाएगा θ/1 माइनस थीटा इंटू पी। बड़ा आसान सा मैथमेटिक्स है, लगाइएगा इसको, ठीक है, आपके पास ये एक्सप्रेशन आसानी से आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से MbO2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। MbO2 की वैल्यू देखिए क्या आएगा, K Mb इंटू पी, ठीक है, और इसको डाल दीजिए यहाँ MbO2 में और यहाँ MbO2 में, दोनों जगह डाल दीजिएगा। यहाँ से आपके पास K की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, θ/1 माइनस थीटा इंटू पी, और थीटा क्या आ जाएगा फिर, Kp/1 प्लस Kp। दिस इज द इक्वेशन फॉर हाइपरबोलिक कर्व, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ।
लेकिन हाइपरबोलिक कर्व से पहले एट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 2.8 टोर मायोग्लोबिन इज हाफ सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, और हाफ सैचुरेटेड है यानी कि 50% के आसपास है, तो थीटा की वैल्यू 0.5 रहेगी, क्योंकि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आधा कितना होगा 0.5। ठीक है, तो आप देखिए जो के का एक्सप्रेशन था हमारा थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू पी, पी को हमने पार्शियल प्रेशर 1/2 लिख लिया, और हमारे पास थीटा की वैल्यू 0.5 पुट कर दी हमने। ठीक है, तो के निकल के आया 1/p1/2, और पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा 1/k। हीमोग्लोबिन के केस में बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको निकालना, क्योंकि 4 सब यूनिट होती है हीम की, तो 4 यूनिट के केस में ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सीधा एक फॉर्मूला आपके पास है, आपने ये याद रखना है, के पी पावर एन डिवाइड बाई 1 प्लस के पी रेस टू द पावर एन, वेयर एन की वैल्यू भी दी गई है 2.8 आपको। तो हीमोग्लोबिन के केस में बस आपने ये याद रखना है। मायोग्लोबिन के केस में हमने पूरा एक्सप्रेशन सोल्व किया है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की कर्व आपको दिखाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की कर्व थोड़ा नीचे रहती है, मायोग्लोबिन की कर्व थोड़ा ऊपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व जो है एस शेप होती है, यानी कि सिग्मोइड टाइप, ये देखिए एस शेप सिग्मोइड टाइप। और मायोग्लोबिन की हमने अभी थोड़ा देर पहले देखी थी, मायोग्लोबिन की हाइपरबोलिक टाइप कर्व होती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। ये मसल्स के आसपास की बात है, यहाँ पे मसल्स के आसपास की है, ये लाइन खींच देंगे अगर, और ये लंग्स के आसपास का रेशो है। लंग्स के आसपास दोनों आसपास हैं, लेकिन मसल्स में मायोग्लोबिन के जो कर्व है ऊपर रहेगी, यानी ऑक्सीजन की सैचुरेशन उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन यहाँ पे ज़्यादा है, लाइन खींच दें, और हीमोग्लोबिन की काफ़ी कम है। लंग्स के आसपास देखा जाए तो दोनों, यहाँ पे मायोग्लोबिन जीत रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन थोड़ा पीछे है, लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन आसपास है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं लंग्स के आसपास क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन भी अच्छी रहेगी। ठीक है, सैचुरेशन से मतलब है मेरा ऑक्सीजन का उसके साथ जुड़ना, जुड़ाव कितना जुड़ रही है वो। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अच्छा रहता है तो लंग्स के आसपास हीमोग्लोबिन के साथ भी ऑक्सीजन बहुत बढ़िया जुड़ती है, और जब नहीं भी पार्शियल प्रेशर रहता है तो हीमोग्लोबिन उसको छोड़ देता है, लेकिन मायोग्लोबिन पकड़ लेता है। तो मसल्स में देखा जाए तो मायोग्लोबिन की कर्व ऊपर रहती है काफ़ी हीमोग्लोबिन से, क्योंकि उसकी एफिनिटी या अट्रैक्शन ऑक्सीजन के लिए अच्छी खासी रहती है। ठीक है, नीचे पार्शियल प्रेशर दिखाया है, ऊपर ये देखिए ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दिखाया है, यहाँ परसेंटेज सैचुरेशन दिखाया है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी इससे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एमएससी में भी पढ़ाया जाता है। नेट के एग्ज़ाम जो होते हैं एमएससी के बाद, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आप एसएससी एचएसएससी वगैरह जो भी देंगे, किसी भी स्टेट का देंगे, वहाँ भी छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो डटे रहिएगा, मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद बच्चों।